नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूं कि आप और आपके घर पे सब ठीक होंगे। आज मैं एक ऐसे फीमेल की बात करने वाला हूं जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ स्ट्रगल किया है। उनकी जो लाइफ थी बहुत ही रोलर कोस्टर जैसी थी और उनको इंडिया में हर एक पॉलिटिशियन, हर एक बिजनेसमैन या फिर हर एक बॉलीवुड में जो डायरेक्टर्स है बड़े बड़े, सब कोई जानता था। और इनका जो नाम है जितना ही बदनाम था या फिर आप बोल सकते हैं जितना न्यूज में था, ये कुछ साल बाद उतनी ही फेमस हो गई और उतनी ही डिमांड में आ गई। एक टाइम ऐसा था जहां पे आप और मैं जब फेमिनिज्म का जो वर्ड है वो नहीं जानते थे, उस टाइम से ये फीमेल्स के लिए, उनके जो लो कास्ट लोग थे वो गांव के, उनके लिए ये लड़ती आ रही थी। इनका नाम और इनकी स्टोरी बताने के लिए मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 घंटे का एपिसोड लगेगा, लेकिन मैं उतना समय नहीं लूंगा। और इस इंसान का नाम है फूलन देवी। आप इनको बैंडिट क्वीन के नाम से भी जानते होंगे, क्योंकि इनके नाम से और इनके लाइफ के ऊपर बहुत सारी आर्टिकल्स, बहुत सारे बुक्स और मूवी भी बन चुकी है। ये एक ऐसा नाम है जहां पे इंडिया सालों साल तक भूल नहीं पाएगा। आज का जो एपिसोड है वो फूलन देवी के लाइफ के ऊपर है। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश 1963 में होता है, जहां पे वो बहुत ही गरीब और लो कास्ट फैमिली में पैदा होती है, जहां पे अपर कास्ट वालों का हमेशा इनजस्टिस या फिर लोअर कास्ट वालों को दबा के रखना, उनका मर्डर करना, उनका रेप करना वो टाइम से चला आ रहा है। और ये आज भी इंडिया में ऐसा ही होता है, जहां पे अपर कास्ट वाले हमेशा लोअर कास्ट वालों को अपने दबाव में रखते हैं या फिर उनका मर्डर कर देते हैं। तो फूलन देवी का जन्म एक लो कास्ट में हुआ था। बहुत ही रेबेलियस लड़की बोल सकते हैं, जो उनके जिंदगी में इतना इनजस्टिस हुआ है, जहां पे अगर वो कहीं पे भी लड़कियों के साथ अगर इनजस्टिस होते हुए देख ले तो वो वहीं खड़ी हो जाती है उनके इंसाफ के लिए। तो ये जो आदत है, ऐसा नहीं है कि ये आदत इनको बड़े होने के बाद आई। जब से ये छोटी थी, इनका नेचर जो था बहुत ही रेबेलियन बच्ची जैसा था, जहां पे ये कभी नहीं चाहती कि इनके और इनके परिवार के साथ कोई इनजस्टिस हो। लेकिन इनका रेबेलियन जो नेचर है ये जब बाहर आया, जब इनके ही परिवार में फूलन देवी के फादर का जमीन हड़पना चाहा धोखे से। फूलन देवी ने अपने कजिन भाई का सर पे पत्थर मार मार के उसे अधमरा कर दिया था। इसीलिए उनकी जो शादी है वो 11 साल की उम्र में ही करा दी थी। और जब इनकी 11 साल में ही शादी हुई थी और जिस इंसान से इनकी शादी हुई थी वो कम से कम 20 से 30 साल बड़ा था फूलन देवी से। मैं आपको बता दूं, आपको बिलीव नहीं होगा, इनकी जब शादी हुई, जब दहेज में कुछ देते हैं तो जो लड़के वाले हैं वो एक गाय और एक साइकिल के लिए ये एक लेन देन हो गया था वो टाइम पे। और 11 साल 12 साल की उम्र से ही इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस, जब से इनकी शादी हुई थी, ये डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही है, जहां पे ये शायद वो टाइम पे बताया नहीं गया होगा या फिर वो वर्ड यूज नहीं किया गया होगा, क्योंकि जब इतने बड़ी उम्र के आदमी से जब शादी हो जाती है और आप सिर्फ बच्चे हो 12 साल के, तो शायद मुझे लगता है डोमेस्टिक वायलेंस के साथ मैरिटल रेप भी हुआ होगा फूलन देवी के साथ, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कहीं तो लिखा नहीं है कि उनके साथ मैरिटल रेप हुआ है, बस मैं एक अनुमान लगा रहा हूं। और अपने पति से तंग आके फूलन देवी अपने घर वापस आ जाती है और वो वहीं पे अपने जो गाय है, बकरी है, उनको देखभाल करने लगती है। फूलन देवी का जो गांव था वो डाकुओं के लिए बहुत जाना जाता था। और ये जो डाकू है, ये ऐसा नहीं है कि देश आजाद होने के बाद डाकू आए, मतलब डाकू पैदा हो गए हमारे इंडिया में। जब से ब्रिटिशर्स के टाइम से ही डाकू हमारे इंडिया में थे। जब भी इनजस्टिस होता था, जैसे अभी ब्रिटिशर्स आके हमारे जमीन हड़पना या फिर हम पे टैक्स लगाना, ऐसे ही एक ग्रुप होता था, वो अपने हक की लड़ाई लड़ते थे। और एक दिन ऐसे ही फूलन देवी के गांव में एक डाकुओं को अटैक होता है, जहां पे फूलन देवी को और उसके परिवार को बहुत मारा जाता है। और
ये ऐसा गैंग था जहां पे लो कास्ट और हाई कास्ट का एक गैंग था डाकुओं का, लेकिन लीडर हमेशा हाई कास्ट वाले होते थे। उसी अफरा तफरी में जब डाकू फूलन देवी के भाई को पकड़ते हैं और फूलन देवी उस टाइम पे जब भागने लगती है, उसको पता चलता है कि डाकुओं ने उनके भाई को पकड़ लिया, तो वो रिक्वेस्ट करती है डाकुओं से कि उसके भाई को छोड़ दे और उसे पकड़ ले। मैं आपको बता दूं, ये जो गैंग के जो लीडर थे, इनका नाम है बाबू गुजर, जो कि हाई कास्ट से बिलोंग करते थे। इन्होंने फूलन देवी को किडनैप किया और इनके साथ रेप किया। मैं आपको बता दूं, इनके साथ मतलब इस तरह से बिहेव किया गया था कि ये रेप होते होते ये अनकॉन्शियस चली गई। इनके साथ इतना जुल्म हुआ था, और जबकि ये कम से कम 13 से 14 साल की थी उस उम्र में। और जो कि ये गैंग लोअर कास्ट और हायर कास्ट दोनों मिला के था। और जो लोअर कास्ट के जो विक्रम थे, इनको गुस्सा आके इन्होंने बाबू गुज्जर को गोली मार दी और वो गैंग के लीडर बन गए। और उन्होंने बाकी गैंग मेंबर्स को धमकी दे दी कि अगर कोई भी फूलन देवी की ओर देखेगा या फिर फूलन देवी को रेप करना चाहेगा, वो उसे गोली मार देगा। और कुछ दिनों बाद ही जो उनके गैंग के जो मेंबर्स थे, जो हायर कास्ट के थे, उनको ये बात बहुत ही पसंद नहीं आई कि उन्होंने कि विक्रम ने उनके लीडर को भी मार दिया, जो हाई कास्ट से बिलोंग करता था, और जो लोअर कास्ट वाला है वो उनका लीडर बन गया। और एक ऐसा दिन आता है, वही गैंग के मेंबर जिनका नाम है लाल राम सिंह और श्री राम सिंह, वो विक्रम को गोली मार देते हैं। और ये जो दो भाई थे, ये फिर से फूलन देवी को किडनैप कर लेते हैं और इनका कम से कम 3 हफ्तों तक रेप करते हैं। फूलन देवी के साथ इतना गंदा व्यवहार करते हैं, जहां पे पब्लिकली इनके कपड़े फाड़ देना, 4 लोगों के साथ या फिर इनके ग्रुप के साथ फूलन देवी का रेप करा देना। और एक दिन ऐसा आता है 3 हफ्तों बाद, जहां पे फूलन देवी को एक मौका मिलता है और वे वहां से भाग जाती है, जबकि उनकी उम्र थी कम से कम 17 से 18 साल की। और वे चंबल चली जाती है, गैंग होता है, वो गैंग में वो शामिल हो जाती है। और वो गैंग को कुछ दिनों बाद वो लीड करने लगती है और अपने ही साथियों के मदद से उस गांव में वापस आती है, जहां पे अपर कास्ट लोगों का आप बोल सकते हैं एक छोटा सा गांव या फिर ग्रुप होता है। और वहां पे एक दिन शादी चल रही थी, जहां पे फूलन देवी अपने नए गैंग के साथ, जहां पे वो लीडर बन चुकी थी, वो वापस आती है वही गांव में जहां पे अपर कास्ट जो लोग थे उनका एक ग्रुप होता था। वहां पे वो वापस आती है फरवरी 1981 को। और फूलन देवी की एक ही मांग थी कि उन्हें वो 2 भाई दिए जाए जिन्होंने पब्लिकली फूलन देवी का रेप किया था, और उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा ये 2 भाई के कारण। लेकिन वो 2 भाई तो नहीं मिले, लेकिन फूलन देवी ने 20 लोगों को एक साथ बिठाया और उन्हें गोली मार दी। और ये एक ऐसा इंसिडेंट था जहां पे फूलन देवी पूरे इंडिया में इतनी फेमस हो गई कि उन्हें हर कोई जानता था। और मैं आपको बता दूं, इनकी इज्जत भी इतनी बढ़ गई कि एक महिला जिसके साथ इतना रेप हुआ, मैरिटल रेप हुआ, और जिनके साथ बचपन में ही इनकी शादी करा दी थी, उसने इतना आप बोल सकते हैं खतरनाक या फिर इतना अच्छा कमबैक किया था, जहां पे वो एक गैंग को लीड कर रही थी और उन्होंने बदला ले लिया था अपने रेप का। और इसी इंसिडेंट के कारण पूरी जो गवर्नमेंट थी और जो पुलिस थी वो पूरे हिल चुके थे, क्योंकि हमारे इंडिया में आपके पास ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप 20 या 25 लोगों को एक साथ और एक ही जगह पे मार दो, क्योंकि हमारे पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो फूलन देवी ने उसे वो तोड़ दिया था, और गवर्नमेंट ने फूलन देवी के ऊपर कम से कम 8 लाख रुपए का रिवॉर्ड रखा था कि अगर इनकी कोई खबर दे दे तो उसे 8 लाख मिल सकते हैं। चंबल एक ऐसी जगह है जहां पे अगर आप और मैं जाएंगे तो हम लोग शायद 10-15 दिन सिर्फ घूमते रह जाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं होगा कि कहां से बाहर निकलना है। लेकिन जो फूलन देवी थी और उसके जो बाकी के जो साथीदार थे, वो इतना चप्पे चप्पे से वाकिफ थे वो बीहड़ से, कि अगर वो कभी भी कहीं पे भी छुप सकते थे, ना ही उन्हें पुलिस ढूंढ पाती थी, ना ही कोई और। ऐसे ही पुलिस के साथ जब मुठभेड़ होती थी फूलन देवी और उनके साथियों से, तो उनके गैंग मेंबर्स के कुछ लोग मारे जाते थे, और कभी कभी
डाकुओं के पास भी कभी ऑप्शन नहीं होता है और उन्हें सरेंडर करना पड़ता है ताकि एनकाउंटर में उनकी डेथ ना हो जाए या फिर पुलिस से मुठभेड़ होते हुए उनकी डेथ ना हो जाए। फूलन देवी यूपी में अपने आप को सरेंडर नहीं करती है क्योंकि उन्हें हमेशा एक धोखा होता है कि उन्हें फंसा के ना मार दिया जाए या फिर उन्हें कहीं मार के फेंक ना दिया जाए और झूठा एक केस बन जाए। तो उन्होंने मध्य प्रदेश जाके वहां पे अपने आप को सरेंडर किया, अपनी जो गन थी और उनके जो साथीदार थे उन्होंने उधर सरेंडर कर दिया। और वहां पे भी उनके कुछ डिमांड थे जहां पे उन्होंने गवर्नमेंट से और पुलिस से अपील की थी कि वो डाकू का जो लाइफ है वो छोड़ देंगे और नॉर्मल लाइफ की तरह जिएंगे, जहां पे वो वुमेन एम्पावरमेंट और जो लो कास्ट लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। गवर्नमेंट ने इसी को देखते हुए फूलन देवी का जो डिमांड है वो पूछा। तो उनको यही था कि उनके जो साथीदार है या फिर उनके गैंग मेंबर्स है उनको 8 साल से ज्यादा सजा ना मिले जेल के अंदर, उन्हें छोड़ दिया जाए 8 साल के बाद, और उनके वजह से जो उनके फैमिली मेंबर जेल के अंदर थे उन्हें भी छोड़ दिया जाए। तो ये उनकी एक डिमांड थी और फूलन देवी कम से कम 10 से 11 साल जेल में थी। जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया कि उनके जो गांव के लोग हैं उनको उन्होंने, जो लोअर कास्ट है जिन लड़कियों के अभी भी रेप होते थे वो गांव में, उनको उन्होंने सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देना सिखाया। और इसी के साथ साथ वो पॉलिटिक्स में आई। जब वो पॉलिटिक्स में आई सबसे पहला जो उनको टिकट मिलता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मिलता है और वो समाजवादी पार्टी देते हैं यूपी में। मैं आपको बता दूं आज के टाइम पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं और अभी जो इलेक्शन हुआ था वो सेकंड हाईएस्ट वोट मिले थे उनको। वो जीत नहीं पाए, वो सीएम नहीं बन पाए, लेकिन उनके सेकंड हाईएस्ट वोट थे एमएलए पे। और वो पार्टी ने फूलन देवी को टिकट दिया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। और 1996 में फूलन देवी पहली बार अपना इलेक्शन जीतती है और वो इतनी इंडिया में फेमस हो जाती है जहां पे उनको फेमिनिज्म का, अगर आप बोल सकते हैं कोई लेडी अगर सबसे पहले फेमिनिज्म के लिए खड़ी हो सकती थी वो लोअर कास्ट से, वो फूलन देवी थी। और उनकी इज्जत, उनका जो रौब था वो पूरे इंडिया में देखा जाता था। जहां पे उनको अगर कुछ दलित या फिर लो कास्ट लोगों के लिए कुछ डिमांड रखनी थी वो हमेशा बेझिझक होके डिमांड करती थी गवर्नमेंट से। और इन्हीं की वजह से वो गांव में बहुत लेडीज या फिर आप बोल सकते हो बच्चों को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। और मैं आपको बता दूं, जब फर्स्ट टर्म इलेक्शन के बाद फूलन देवी फिर से सेकेंड टर्म के लिए खड़ी हुई और वो फिर से जीत गई। मतलब उनकी जो पॉपुलैरिटी वो इतनी ज्यादा थी क्योंकि एक लड़की जो लो कास्ट की है, जिन्होंने इतना सहा है जिंदगी में, जिनका पब्लिकली रेप हुआ है, पब्लिकली उनके कपड़े फाड़े गए हैं, वो आज पार्लियामेंट में बैठी है और अपने हक की और दूसरों के हक की लड़ाई लड़ रही है। जो जनता है उन्होंने फिर से फूलन देवी को जीत दी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो जीत है ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 2001 में एक ऐसा शख्स आता है जो कि ठाकुर कास्ट से बिलोंग करता है। मैं आपको बता दूं ठाकुर कास्ट बहुत हाई कास्ट होती है और उनमें से एक ठाकुर कास्ट का जो एक बंदा होता है वो फूलन देवी से मिलने आता है उनके दिल्ली के एमपी हाउस में। और जब वो फूलन देवी से मिलता है वो अपनी बंदूक निकालता है और फूलन देवी को 9 गोली मार देता है और फूलन देवी की वहीं पे मौके ही पे डेथ हो जाती है। इस न्यूज से जितने भी पॉलिटिक्स है, जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, डायरेक्टर्स हैं, वो पूरे हिल चुके थे और पूरे इंडिया में ये न्यूज थी कि फूलन देवी का मर्डर हो चुका है। और जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि फूलन देवी को क्यों मारा गया, और मैंने जो आपको पहले स्टोरी में बताया था कि 2 भाई थे जिन्होंने फूलन देवी का मर्डर किया था और वो भी ठाकुर कास्ट से बिलोंग करते थे। उनका बदला लेने के लिए एक शख्स सामने आता है जिसका नाम है शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलते हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह उन्हें और उनका वो मर्डर कर देते हैं। मैं आपको बता दूं आज भी शेर सिंह राणा को बहुत इज्जत दी जाती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। और शेर सिंह राणा के ऊपर एक मूवी बन रही है। इसी इंसिडेंट से एक लेजेंड, एक क्वीन और आप बोल सकते हैं एक डाकू का एंड होता है। अगर आज भी अगर फूलन देवी जिंदी होती थी तो शायद वो बहुत कुछ डेवलपमेंट कर सकती थी उनके
लो कास्ट लोगों के लिए या फिर दलित लोगों के लिए या फिर वुमेन एम्पावर्ड, जहां पे उनको और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाती थी। तो जब इनका फ्यूनरल था तो बड़े से बड़ा पॉलिटिक्स का जो सितारा था, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या फिर समाजवादी पार्टी के, सब ने फूलन देवी का जो फ्यूनरल था वो अटेंड किया और उन्हें लास्ट सलामी दी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को देखना ना भूलें, ताकि मैं हमेशा आपके लिए एक अच्छे और कुछ मर्डर जो है उससे सीखने वाले या फिर कुछ मर्डर से हमें अलर्ट मिलने वाले मैं वीडियोस बनाते रहूंगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।